जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है आपको? जी भजन, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, सबसे पहले तो होमवर्क्स की बात कर रहे हैं यार। होमवर्क में सबसे पहले तो अपने कमेंट्स लिख रहे थे पेज नंबर 1214 पे। खुद से लिखे हैं या देख के लिखे हैं? कोई मसला नहीं, अगर देख के भी लिखे तो ठीक है। देन उसके बाद कीबोर्ड लिमिटेड पेज नंबर था 221। पेज नंबर 221 पे जो पार्ट ए था कीबोर्ड लिमिटेड, ये तो हो जाना चाहिए यार। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कीबोर्ड लिमिटेड पहले बता दें। काइंडली प्लीज पेज नंबर 221 कीबोर्ड लिमिटेड। तो बिल्कुल हसन हसन वाला जो क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन किया था, तकरीबन वैसे ही था यार। है? उसी तरह की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लिक्विडिटी रेशियो वही करना था। तो कीबोर्ड में तो नहीं कोई इशू। बाकी जो पेज नंबर 316 पे मैंने क्वेश्चन कहा था ना, वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, उसे छोड़ दें अभी। वो मैंने वैसे ही आपको कहा था, उसमें एक दो फिगर जाए डिस्कस करने वाली। तो पेज नंबर 316 जो है ना, उस पे जो क्वेश्चन है वो फिर मैं खुद करवा देता हूँ, उसको छोड़ दें। ये कीबोर्ड हो गया फाइनल, बस ये बता दें इसका पार्ट ए आप लोगों ने कर लिया। पेज नंबर 316 था ना वो, तो उसको फिर मैं खुद ही डिस्कस करता हूँ बाद में। मीनवाइल आप लोग वापस आ जाइए, जो कल बूम लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो रहा था पेज नंबर 219 पे। साथ साथ पढ़ना सर जी जरूरी है। होपफुली किया काम आप लोगों ने। जी नुमान साहब, वो जब होगी फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी मेरा ख्याल है एक आध दिन जरा सही तरह देख लें कि क्या सिचुएशन बनती है। जी सर, ये अब हमने इसमें सिर्फ पार्ट ए किया था, पेज नंबर 219 में पार्ट ए हुआ था। रेशियोज हमने कैलकुलेट कर ली थी। इसमें अभी हमने पार्ट बी पढ़े जरा। फॉर ईच रेशियो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि जो हमारी रेशियोज आई हैं और जो इंडस्ट्री की रेशियोज हैं, इनमें अगर कोई चेंज है तो उसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है। तो उसको डिस्कस करने से पहले आप लोग इस तरह करें, अपना ज़रा रजिस्टर में अपना आंसर निकालें जो कल आपने बना ली है बूम लिमिटेड का। और पहले ज़रा ज़ुबानी दो तीन बातें ज़रा वैसे कर लेते हैं, बाद में फिर इसको ज़रा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ये जो इंडस्ट्री की रेशियोज थी वो सामने रखनी है। ज़रा एक कंपैरिजन पहले करें सिंपल सा, कम से कम ये पता चल जाए कि हमारी जो रेशियोज हैं बिजनेस की बूम लिमिटेड के, वो इंडस्ट्री के मुकाबले में कंपैरिजन में इम्प्रूव हुई हैं या ख़राब हुई हैं। कम से कम पहले ये देखना ज़रा। तो आप लोग अपना आंसर काइंडली सामने रखिएगा। हमारा बीएल का जो आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, वो है 16.67, विच मीन्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले में परसेंटेज में कम है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है, थोड़ी थोड़ी बातें मैं साथ साथ करता रहता हूँ। देखें, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इफेक्ट होगा सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर से। तो या तो हमारी सेल कम है, सेल प्राइस कम है, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है। ठीक है, इनिशियली बात तो ये है, अगर सेल प्राइस कम है तो अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। या अगर सेल प्राइस ज़्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है, चीज़ें हमने महंगी खरीदी हैं, तो इस वजह से भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। देन उसके बाद आ रही नेट प्रॉफिट रेशो पे। नेट प्रॉफिट रेशो हमारी कैलकुलेट हुई थी 3.83। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही कम है तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर कम है तो नेट प्रॉफिट भी कम है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो उसी से तो नेट प्रॉफिट आना होता है, तो फिर नेट प्रॉफिट भी कम होना ही था। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी वर्किंग ये की जा सकती है, जरा कैलकुलेटर पकड़े जरा, ध्यान से सुनना है, डिटेल में चला जाना काम सारा। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इनमें डिफरेंस नहीं कितना है।
जी नहीं इंडस्ट्री का पहले 23.5 और माइनस 15.8। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना, इसकी जरा वर्किंग देखा जरा आप लोगों ने जो सॉल्व किया हुआ है, ये सेल्स की बेस पे है और नेट प्रॉफिट भी सेल्स की बेस पे है। मतलब अब इस 15.8 का ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के दरमियान क्या चीज होती है, ये एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस और टैक्स भी इन्वॉल्व है। ग्रॉस प्रॉफिट से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, इसका मतलब हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इन शॉर्ट वर्ड्स, वो 15.8% ऑफ सेल्स है। अगर 23.5% ग्रॉस प्रॉफिट है और 7.7% नेट प्रॉफिट है, तो इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15.8% ऑफ सेल्स थे। अब यही वर्किंग जरा इधर रिपीट करें जरा, 16.67 अगेंस्ट 12.84। हमारे इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स के एंगल से 12.84% है। तो इसका मतलब फिर ये पता चला यहाँ से कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली ऑलरेडी कम है। मसला इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स में इशू है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑलरेडी इंडस्ट्री से कम है। मेजर हमारा मसला जो है वो ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट कम है। ठीक है, एक जरा इनमें डिफरेंस लीजिएगा दोनों में जरा, 15.8% ऑफ इंडस्ट्री एक्सपेंसेस और 12.84% ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस। 2.96% हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है। तो मैं बहुत सी इस वक्त बातें आपके सामने करूंगा, इसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, ये सारा लिखा हुआ आपके पास है, वो बाद में पढ़ लेंगे। ये वर्किंग्स भी नहीं है, आप इनिशियली पहले जरा थोड़ी थोड़ी जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ये मैंने एक सारी बात क्या की है, सबसे पहले मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम है, जिसकी वजह हो सकती है कि हमारी सेल प्राइस कम है या कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो साथ ही हमने जब नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन किया तो उसने तो कम होना ही था, लेकिन जब मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके सामने रखे हैं तो लग ये रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कम है, देयरफॉर नेट प्रॉफिट उतना कम नहीं है जितना शायद हो सकता था। अगर हमारे भी फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15.8% होते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो 1% ही होना था। ठीक है, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर हम सेल प्राइस बढ़ा लें या कॉस्ट ऑफ सेल कम कर लें तो हमारा प्रॉफिट इंडस्ट्री के मुकाबले पे आ जाएगा। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा लेंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमारे नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंडस्ट्री से कम है। ठीक है, समझ आती है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होता है? तो इसको अभी लिखने की जल्दी ना करें आप, सिर्फ बात समझने की कोशिश करिएगा। बाकी ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये अभी आपको लिखा दिखाता हूँ कहाँ पे है। चलो आगे, देन एक अगला कंपैरिजन कर लें करंट रेशो का। करंट रेशो बताएं हमारी क्या आई थी, 1.5। इसका कंपैरिजन करेंगे जरा, इंडस्ट्री में 2.75 टाइम्स है, हमारी जो है 1.5 टाइम्स है। बताएं हायर द बेटर होती है लोअर द बेटर है? ये हायर बेटर होती है, तो इसका मतलब है इंडस्ट्री के मुकाबले में हम भी खैर इतने बुरे हालात में नहीं है। 1.5 का मतलब है कि हर लाइबिलिटी के 1 रुपए के अगेंस्ट हमारे पास 1.5 रुपीज करंट एसेट्स अवेलेबल है, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारी रेशो खराब है। और जो नॉर्म है 2 से उससे भी हम कम है। तो मतलब गुजारा तो हो रहा है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री के मुकाबले में अगर देखा जाए तो हमारी करंट रेशो जो है वो अच्छी नहीं है एज कम्पेयर विद इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका भी एक तरीका ये होता है कि आप 1.5, ये जो इसका फार्मूला है करंट रेशो का, वो बताएं क्या है? हाँ जी, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। कल मैंने ये आपको बताया था कि अगर बेस ज्यादा हो जाए ना, डिवाइड जिसे आप कर रहे हो, डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए तो आपका फिर आंसर कम हो जाता है। तो या तो हमारे करंट एसेट्स कम होंगे या करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी, तभी हमारा आंसर कम है। हमारा आंसर कम है ऑलरेडी, तो अगर हमारी लायबिलिटीज कम होती तो हमारा आंसर बढ़ जाना था। तो या तो हमारे करंट एसेट्स कम है या हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा इंडस्ट्री के मुकाबले में। ठीक है, बात समझ आएगी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, पता चलेगा कम से कम कि क्लास हो रही है। देन आज गियरिंग रेशो हमने सेट कर ली थी जिस तरह लिखी भी थी, 37.5 अगेंस्ट 62.5। इसका कंपैरिजन करें तो
हाँ जी 50-50 थी। इंडस्ट्री में जितने लोन्स हैं उतनी इक्विटी है, मतलब डेट इक्विटी सेम है। हमारे डेट्स कम हैं, जो डेफिनेटली गियरिंग रेशो, जो इस चीज़ का साइन है कि हमारी गियरिंग रेशो कम है, हमारी कंपनी लो गियर्ड कंपनी है। हमारे लोन्स एज कम्पेयर विद इंडस्ट्री कम है, जो डेफिनेटली एक अच्छा साइन महसूस हो रहा है। चलो आगे। देन उसके बाद लिखा हुआ रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। हमारा रिटर्न कितना है जी? 21.33%। अब रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फार्मूला देखें। हाँ जी, प्रॉफिट के बेस पे। अब क्योंकि बेटा हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट कम है इंडस्ट्री के मुकाबले में, तो इस रेशो का भी कम होना कोई इतना मतलब सरप्राइजिंग नहीं है। अगर प्रॉफिट हमारा कम है तो फिर हमारा करंट रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट एज कंपेयर्ड विद इंडस्ट्री, प्रॉफिट कम होने की वजह से अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फिर हमारी कम ही होनी चाहिए असूलन। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बढ़ा लें तो ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, तो इन रेशियोज में भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होना। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि हमारी कम है, इसलिए हमारा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स भी कंपैरेटिवली कम ही है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में शायद हमारी कंपनी का मेन इशू है। जी वाइस का बेटा वसीम साहब, मेरे ख्याल है जो इशू है ये आपका स्पेसिफिक लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल वाइस का कोई इशू नहीं है। तो काइंडली अगर प्रॉब्लम आए तो रीज्वाइन करके जरा देख लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकियों को तो नहीं आ रहा वाइस का मसला? वाइस तो मेरे ख्याल अल्लाह का शुक्र है हम मेरे तक आ रही है। चलें ठीक है, ठीक है, आगे चलो। वाइंड अप कर लें सर जरा यहाँ तक डिस्कशन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना जरा 20%। 20% क्या है जी? बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे ये जो हमारा 20% आ रहा है, तो इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट है वैसे। प्रॉफिट की बेस पे ही है ना ये भी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही की बेस पे है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कम है, जिसकी वजह से इसने इंडस्ट्री के मुकाबले में इसमें कम ही होना था। दूसरी, चलो दूसरी बात फिर वो फिगर्स के साथ दोबारा करता हूँ। जी वो लोन्स की बात भी हो सकती है, असल में अगर बेस हमारी कम होगी तो फिर आंसर ज्यादा है, लेकिन बेस में यह इक्विटी भी है और लोन भी है, तो वो शायद दोनों दोनों मिला के शायद फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आ जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा है, ये भी कम है मेरा ख्याल है 16.1% एज कम्पेयर विद इंडस्ट्री। तो हमारी जो सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी इंडस्ट्री से कम है, और उसकी वजह वो मेन प्रॉफिटेबिलिटी है। और प्रॉफिटेबिलिटी में मेन मसला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे मैनेजेबल हैं, जिससे नेट प्रॉफिट अगर हम बढ़ा लें तो ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है ये भी इम्प्रूव हो सकती हैं। गियरिंग रेशियो हमारी बेहतर है, हमारे डेट्स कंपेरेटिवली कम है। करंट रेशियो के एंगल से भी अगर देखें तो करंट रेशियो भी हमारी इंडस्ट्री के मुकाबले में वीक है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, सर इसके फार्मूले में प्रॉफिट लिखा हुआ सर, तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो इसने रेशियो ने कम हो जाना। ठीक है सर। अब इस तरह के नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, जो मैंने थोड़ी सी आपको सामने डिस्कशन रखी है, इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस वक्त डेफिनेटली एक दो दिन हम ये करेंगे कि आपस में डिस्कस कर लिया करेंगे, फिर इसे पढ़ लिया करेंगे। पढ़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिविजुअली भी जाके पढ़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह एक आध दिन बाद कोशिश करेंगे कि जरा थोड़ा सा जुबानी लिखने की पोजीशन में भी आए। लेकिन इनिशियली काइंडली इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करना भी मेरा ख्याल जरूरी है। जी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज बढ़ जाएगी, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो क्या ख्याल है? प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? ठीक है साहब। बाकी तो एक मिनट में
अभी मेरे से डिस्कशन सुनते हुए आपने काइंडली अपना क्वेश्चन वाला पेज जिसमें इंडस्ट्री की रेशोज दी हुई है और साथ अपना आंसर वाला रजिस्टर पे जो आपने सॉल्व किया हुआ है वो भी प्लीज साथ साथ देखना। तो एक एक करके भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था पेज नंबर 219 के एंड पे देखें कि एक एक रीजन बताएं, लेकिन आपको यहाँ रीजन ज्यादा लिखी नजर आया करेंगी। उसकी वजह शायद ये है कि अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जहन में रहेगा। तो यकीनन अगर एग्जामिनर ने एक रीजन कही है तो आपको एक ही लिखनी चाहिए, अगर दो के तो दो लिखनी। लेकिन अगर यहाँ ज्यादा लिखी हो तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि जरा कंप्रीहेंसिवली आपके जहन में चीजें आ जाए, ताकि कोई ना कोई अगर खुद से लिखना पड़े तो एक दो पॉइंट्स तो कम से कम जहन में है। जी सर, स्टार्ट कीजिए जरा। जी सर, सबसे पहले आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इज इट लोअर देन इंडस्ट्री? लोअर ही है ना सर। कितना है हमारा? 16.67, इंडस्ट्री का था 23.5। तो अब उसकी पॉसिबल रीजंस लिखी हुई है। देखिए, ये पॉसिबल रीजंस का ये मतलब है कि हमें नहीं पता एक्चुअल पिक्चर क्या है, वो तो एग्जामिनर बताएगा तो फिर ही है। तो हमने ये बताना है कि ये भी पॉसिबल है, हो सकता है ये हो गया हो सकता है ये हो गया हो। एग्जैक्टली तो हमें तभी पता चल सकता है कि हमें कोई एग्जामिनर इंडिकेशन दे, ये आप रियल लाइफ में कोई बिजनेस देखें। तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है एक अज्यूम्ड सॉर्ट ऑफ है कि हो सकता है इस चीज की वजह से या इस चीज की वजह से ये मसला हुआ हो। तो नंबर वन पढ़े जरा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइसेस एज कम्पेयर टू कंपेटिटर। पहली वजह क्या हो सकती है? अब आपने फोकस सारा रखना सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ। अब हो सकता है कि हमें जिस प्राइस पे चीजें मिली हैं वो प्राइस ज्यादा है उस प्राइस से जिस प्राइस पे हमारे इस इंडस्ट्री के कंपेटिटर ने चीजें ले ली हैं। तो एक वजह तो ये पॉसिबल है। इससे क्या होगा वैसे? हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट लिखा है उसको एज इट इज पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने अभी डिटेल में डिस्कस करना है। लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। ये क्या होती है? एक सेकंड इस लाइन को छोड़ दें, मैं अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के साथ, असल में फिगर्स के साथ बताता हूँ। इसको एक सेकंड छोड़ दें, सेकंड पॉइंट को। थर्ड में है हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, हमारा काम जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, चीज़ों को बनाने की कॉस्ट इस वजह से बढ़ गई है कि फॉर एग्जांपल हमारा रॉ मटेरियल कंपैरेटिवली ज़्यादा वेस्ट होता है। मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं तो कंपैरेटिवली वो काम के दौरान ज़्यादा रॉ मटेरियल वेस्ट कर देते हैं। हमारे कंपेटिटर्स जो है वो ज़रा एफिशिएंटली काम कर लेते हैं। या रॉ मटेरियल की जगह दूसरी तरफ अगर आ जाए, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम के दौरान टाइम सही तरह इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते, आइडल टाइम लगा देते हैं। ठीक है, टाइम की इनएफिशिएंसी है। या फॉर एग्जांपल हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन चीज़ें बनाने की जो कॉस्ट है उसमें अगर हमारी इनएफिशिएंसी होगी तो उससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के हमारी अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आता है जी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ जरा साथ इन्वॉल्व है। मैंने अभी सेकंड वाला इंटेंशनली जरा छोड़ा, ये भी डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन क्या हो सकता है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। रॉ मटेरियल एट हायर प्राइस, मतलब मेन मेन कुछ वर्ड्स जरा। प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी हो जाए। फिर नंबर थ्री, नंबर फोर बड़ा मतलब लॉजिकल सा है, वो कहता है हो सकता है ये भी हो कि हमने डेलिबरेटली कीपिंग सेलिंग प्राइसेस लोअर। हमारा फॉर एग्जांपल कोई नया बिजनेस है और अभी हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है हमने जानबूझ के अपनी प्राइसेस ज़रा कम रखी हो ताकि हमारी प्रोडक्ट्स की फिलहाल डिमांड बढ़ जाए। जब डिमांड बढ़ जाएगी लोग हमारी प्रोडक्ट से यूज हो जाएंगे, फिर हो सकता है हम प्लान कर रहे हो कि हम चीज़ों की प्राइस को बढ़ा देंगे। तो अगर लेकिन वक्ती तौर पे अपनी सेल प्राइस कम रखी होगी तो इससे भी आपका टेम्परेरी तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि ना रॉ मटेरियल महंगा हमने लिया और ना हमारी इनएफिशिएंसी हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हमने जानबूझ के प्राइसेस कम रखी हुई हैं ताकि हम जरा मार्केट में अपना शेयर हासिल कर सकें। एक नया बिजनेस है, उसको अपने कस्टमर बनाने के लिए समटाइम्स अपने प्राइसेस डाउन रखनी पड़ती हैं कंपेटिटर से, ताकि लोग कम से कम प्राइस कम होने की वजह से उसकी चीज़ें खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, तो बात समझ आ गई? माना ये चीज़ें ऐसे ना कोई रट्टा ना लग सकती हैं, लगने ना ही कुछ शायद लगेगा, लेकिन बार बार पढ़ने से कुछ ना कुछ जहन में रह जाएगा। एनी कंफ्यूजन? तरीका लिखने का क्या है कि जिस रेशो की बात हो रही है ना उसी के अंदर अंदर है। तो सेल प्राइस की बात होगी है और कॉस्ट ऑफ सेल की बात होगी। जी, देन आ रही नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा हायर है लोअर है?
लोअर देन इंडस्ट्री है ब्रैकेट में, पहले तो पढ़ें। पहली मेन रीजन तो ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा अगर लोअर था, ग्रॉस प्रॉफिट अगर लोअर था तो इसने लोअर होना ही था, तो मेन पहली रीजन ये है। बाकी वो जितनी मैंने अभी फिगर्स आपके सामने कैलकुलेट की थी ना, जरा कैलकुलेटर रखिएगा, साथ फिगर सॉल्व करनी है आपने, वो सारी इस वर्किंग में आ रही हैं। वो कहता है BL's ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 16.83% लोअर देन इंडस्ट्री। ये जरा वर्किंग करके देखा जरा, 16.67% हमारा और 23.5% इंडस्ट्री का है। तो पहले तो इसका डिफरेंस लेना, सही लिखा हुआ। चलो आगे, अब ब्रैकेट छोड़ के पढ़ें। BL's ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 6.83% लोअर देन इंडस्ट्री, वेयर एज नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ओनली 3.87%। कैलकुलेट करें जरा, ये वही परसेंटेजेस का डिफरेंस ले रहा है, लोअर देन लोअर तक आ जाए, 3.87 लोअर। क्या चीज कितनी कम है और क्या चीज कितनी कम है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है 8.63% कम है और नेट प्रॉफिट 3.87% कम है। इसकी क्या वजह थी वैसे पता है आपको? हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम थे, which indicates that BL's operating expenses as a percentage of sale are approximately 2.96% lower than industry। ये पता है किसी को कैसे फिगर आई थी? उसने इसका डिफरेंस लिया है इन दोनों का, लेकिन आप जरा उस तरह भी कर लें जरा। हाँ जी, जरा यहाँ पे एक वर्किंग लिखना, अपने हाथ से ही लिखना। इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज बताएं और BL के बताएं। ये सॉल्व कर लीजिएगा, साथ फिगर लिखना। कैसे फाइंड आउट करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले? इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट था 23.5, इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट रेशो थी 7.7। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, एक मिनट करवा दें जरा, छोड़ दें, मेरे ख्याल कहीं गलत नहीं करना। 15.82। अब जरा BL की तरफ आ जाए। BL का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 16.67। नेट प्रॉफिट क्या है? 3.83%। डिफरेंस क्या है? 12.84%। अब उसने जो है ना, उसने डिफरेंस नहीं है, मैं आप सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। हाँ, 2.98 शायद है, 98 96 है, चलो 98 कर लें, 2.98। तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? BL हमारे ये लोअर है, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आप इस तरह वर्किंग लिख लें, ये नोट कर लें, जगह बन जाएगी राइट साइड। जी बेटा, वर्किंग समझ आ गई सबको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लोअर वाली वर्किंग समझ आ गई है? चलें यहीं से आगे शुरू कर लें, तो बच्चों ने नमाज के लिए मेरे ख्याल जाना, तो नमाज का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 4 बजे तक आ जाए, फिर इंशाल्लाह डिस्कशन यहीं तक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आके फिर बात दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए वापस? ये नोट कर रहे थे आप लोग? कर ली? कर लें, कंप्लीट करना। जी जब जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। जी ठीक है वकील साहब, बच्चों से मशवरा कर लेते हैं कि लेक्चर कब तक चलना चाहिए। जी ये परसेंटेजेस लिख के काइंडली पूरा पैराग्राफ पढ़ें, बताएं सब में बात क्या हो रही है। हमारी सारी वर्किंग का क्रक्स क्या है, स्टोरी क्या है? हाँ जी, असल मसला जो हुआ है कि नेट प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, उसकी रीज़न जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का कम होना है। हालांकि अगर एनालाइज किया जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है, और जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना कम नहीं हुआ जितना शायद हो जाना चाहिए था अगर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंडस्ट्री के बराबर होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह अपना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा लें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो इंडस्ट्री के मुकाबले में कंपेटिटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, पूरी बात समझ आ गई? ये मिटाना चाहता हूँ मैं, नोट कर लिए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर आज जरा करंट रेशो पर देख लें, फिगर्स के साथ जरा देख लें हमारी करंट रेशो इंडस्ट्री के मुकाबले में लोअर है। अब ये जरा कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, लोअर देन इंडस्ट्री है, लेकिन इससे लिखते हुए ना जरा उसने कंपेयर किया गेयरिंग से, तो जरा गौर से देखिएगा, जरा गेयरिंग रेशो भी साथ रखना जरा। क्या हमारी गेयरिंग रेशो कम है? नहीं, हमारी गेयरिंग रेशो कम है, हमारी कम है, हमारी लो गेयरिंग कंपनी है। तो सिंस गेयरिंग रेशो इज लोअर देन इंडस्ट्री, सो बीएल माइट हैव, अब आपने फार्मूला जेन में रखना है। और नंबर 1 कहता है obtained running finance as compared to long term financing by the entity by the industry। और से सुना, हमारी जो गेयरिंग रेशियो वो कम है, जिसका मतलब हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स कम है। वो कहता है हमारे लॉन्ग टर्म लोन शायद इसलिए कम है क्योंकि हमने रनिंग फाइनेंस मींस शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा लिए हुए हैं। अब शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा अगर लिए होंगे तो इसीलिए फिर हमारी करंट रेशियो कम हुई है। रनिंग फाइनेंस के साथ लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म लोन्स को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। अब शॉर्ट टर्म लोन्स किस जगह होते हैं, करंट लायबिलिटीज में, ये लॉन्ग टर्म है। तो दोबारा रिपीट करना जरा सेंटेंस। वो कहता है हमारी क्योंकि गेयरिंग कम है तो इसका मतलब हमने लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिए हुए, यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन वो कहता है फिर करंट रेशियो शायद इसलिए कम है क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा होने की वजह से करंट लायबिलिटीज बढ़ने की वजह से, बेस बढ़ने की वजह से रेशियो कम हो गई। तो ये जरूरी नहीं कि हुआ ऐसे हुआ, लेकिन हो सकता है कैसे हुआ। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? सोचने का काम है जी। नेक्स्ट वो कहता है अवेल्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म फ्रॉम सप्लायर्स। मतलब इससे क्या होता है, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर्स। क्रेडिट टर्म्स का मतलब होता है क्रेडिट पीरियड। वो कहता है हमने शायद एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म सप्लायर से ली हुई है, हमने ज्यादा दिन लिए हुए हैं सप्लायर से, क्रेडिटर से। उससे क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ज्यादा दिनों के क्रेडिटर्स मींस क्रेडिटर्स का बैलेंस ज्यादा हो गया, तो ज्यादा दिनों का क्रेडिटर्स का बैलेंस होने का मतलब करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। करंट लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब बेस बढ़ गई करंट रेशो की, और देयरफॉर हमारी करंट रेशो कम हो गई। तब ये जो दो पॉइंट्स हुए हैं अभी 1 और 2 जो पढ़े हमने, ये करंट लायबिलिटीज के बढ़ने की रीजन बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ आपने ये नहीं ये इस तरह भी बात नहीं करनी, हमारी रेशो क्योंकि कम है तो हमने उस कम को ही एक्सप्लेन करना है। मतलब ये नहीं अभी हम कह सकते हैं जी कि हमारी करंट लायबिलिटीज कम होंगी तो इसलिए हमारी रेशो ज्यादा है। हमारी रेशो ज्यादा है ही नहीं है, हमारी जो रेशो कम है हमने बस उसका मीनिंग बताना है। तो एक वजह क्या हो सकती है, हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ने से रेशो कम हो गई हो।
अब दूसरी वजह क्या हो सकती है कि हमारे करंट एसेट्स कम है, तो करंट एसेट्स में क्या हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, कैश वगैरह हो सकता है। तो अब उसको ज़हन में रखेंगे तो अगला पढ़ेंगे। वो कहता है लो इन्वेंट्री लेवल्स। अब लो इन्वेंट्री लेवल से क्या होना था, स्टॉक कम होने से करंट एसेट्स कम हो गए, और करंट एसेट्स के कम होने से करंट रेशियो कम हो गई। ठीक है, मतलब ऊपर वाली जो फिगर्स होती हैं जो फार्मूले के ऊपर है, अगर वो कम हो जाए तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, और जब बेस है अगर वो बढ़ जाए तो उससे भी रेशियो कम हो जाती है। इतना तो सबको। सिमिलरली वगैरह शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू डेटर्स। इससे क्या होगा, शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स, अगर डेटर्स को हमने कम पीरियड दिए तो उससे फिर डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर्स का बैलेंस कम होने से हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके जहन में फार्मूला हो ना तो शायद उसी को अरेंज करके ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली लिखा जा सकता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? चलें कंप्लीट करने, बाकी गेयरिंग रेशियो की कुछ बातें हो गई हैं। लोअर देन इंडस्ट्री है, ये फाइनल है। अब लोअर देन इंडस्ट्री में हमने तो कहा पॉजिटिव है, लेकिन उसने देखें क्या लिखा है, वो कहता है डिफिकल्टी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन ड्यू टू लो प्रॉफिट। बात वैसे उसको भी ठीक है, उसने कहा क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम है इसलिए शायद हमें लो बैंक के लॉन्ग टर्म लोन देते ही नहीं है, तो ये भी वजह हो सकती है गियरिंग रेशियो इंप्रूव होने की। नंबर 2, वो कहते हैं हमने बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए, या क्योंकि सप्लायर से ही हमने ज्यादा टर्म्स लेनी है इसलिए शायद हमें लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए अगर हमें सप्लायर ही लंबा अरसे का क्रेडिट पीरियड दे दें तो इसका मतलब फिर ये होगा कि हम अपने जो पैसे हैं उन्हें ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें शायद फिर उधार लेने की जरूरत नहीं है। तो या तो हमने शॉर्ट टर्म लोन से अपना गुजारा किया हुआ है, या फिर हमने सप्लायर से ज्यादा टर्म्स अवेल किए हुए जिसकी वजह से हमें शायद लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक तो ये कि शायद हमें देता कोई नहीं, और दूसरा ये कि शायद हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रनिंग फाइनेंस या सप्लायर से ही एक्सटेंडेड टर्म्स मिल जाती हैं। एक नजर पढ़ लें यहीं तक जरा, एक जितना पढ़ा हमने वो ऊपर जो पॉइंट नंबर 2 फिर इसको एक्सप्लेन करना मैंने। ये शॉर्टर टर्म आर गिवन टू डेटर्स, इसका मतलब है कि डेटर्स को हमने कम टाइम पीरियड दिया हुआ है और देयरफॉर डेटर का बैलेंस कम हो जाता है, जल्दी पैसे दे देते हैं। जी करंट एसेट्स आप बेटा ज्यादा नहीं होंगे, शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स अगर हम डेटर्स को देंगे तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, तो डेटर्स का बैलेंस कम होने से फिर करंट एसेट्स कम हो जाएगा। अब आपके जहन में दूसरी चीज आई है वो शायद कैश आया, लेकिन कैश बेटा अगर आया होगा तो उसको हमने अपने एक्सपेंसेस में भी तो यूज किया होगा, तो कैश को एक्सपेंसेस में भी तो यूटिलाइज किया होगा। सिर्फ डेटर्स के एंगल से मैं बता रहा हूँ कि डेटर्स का अगर कम पीरियड होगा तो डेटर्स का बैलेंस कम होने से करंट एसेट्स में डेटर्स कम होने से करंट एसेट्स कम हो जाएगा। जी नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे आने, शायद नेक्स्ट पेज है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। फार्मूले बस अपने जहन में रखना है। फार्मूला क्या है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का, प्रॉफिट है और नॉन करंट एसेट्स है, तो या तो वैसे ये लोअर है या हायर है हमारी, लोअर है। अब लोअर की वजह क्या हो सकती है, फार्मूला जहन में लाया जरा, प्रॉफिट हमारे वैसे ही कम है, दूसरी वजह भी पढ़े, एक तो हो गया ना लो प्रॉफिट मार्जिन हमारे, दूसरा हो गया था रिलेटिवली न्यूअर करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स हैव हायर कैरिंग वैल्यू। बेस बढ़ने से भी रेशो कम हो जाती है। वो कहता है एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारा नया बिजनेस है और हमारे देयरफॉर नॉन करंट एसेट्स नए हैं, और अगर नॉन करंट एसेट्स नए हैं तो उनकी डब्ल्यूडीबीज बाकी इंडस्ट्री की एसेट्स की डब्ल्यूडीबी से ज्यादा होने की वजह से हमारी बेस बढ़ गई है। इंडस्ट्री में पुराना बिजनेस चल रहा है तो एसेट्स पुराने हो गए हुए हैं, देयरफॉर उनकी कैरिंग अमाउंट्स कम हो गई हैं, कैरिंग अमाउंट्स उनकी कम होने से नॉन करंट एसेट्स की देयरफॉर उनकी बेस कम है, देयरफॉर उनके प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है। हमारे नए एसेट्स हैं और हमारे नए एसेट्स होने की वजह से हमारे एसेट्स की डब्ल्यूडीबी कंपैरेटिवली ज्यादा होने की वजह से बेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी रेशो कम हो गई है। तो प्रॉफिट तो हमारे वैसे ही कम है, और सेकेंडली एक रीजन हो सकती है कि हमारे एसेट्स नए होने की वजह से बेस बढ़ गई। तो तरीका आई होप कि कुछ समझ आ रहा होगा कि
रेशो ही को सामने जहन में रखा जाए और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट की जाए। कंप्लीट कर लेनी, बाकी दोनों ऐसे ही हैं शायद। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लोअर प्रॉफिट मार्जिन, हाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, यहाँ उसने लॉन्ग टर्म लोन्स की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो पता ही, वो तो हमें पता है कि पहले ही कम है, हमारी इक्विटी ज्यादा है, तो इक्विटी ज्यादा होने की वजह से भी हमारी बेस बढ़ गई है। लोन ज्यादा नहीं, हमारे इक्विटी ज्यादा। देन आ जाए फाइनली रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न इक्विटी में आ गया प्रॉफिट रेशियो। असल में तो इशू वही था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बेस ज्यादा हो, तो या बेस बढ़ने से या प्रॉफिटेबिलिटी कम होने से अल्टीमेटली हमारी रेशो चेंज हो जाएगी, रेशो कम हो जाएगी। जी ठीक है बेटा। अब काइंडली पिछले पेज पे आ रहे हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला जो पॉइंट था वो कर लेते हैं। जी न्यू लोन्स तो सुल्तान साहब ने हमने लिए नहीं हुए, हमारे तो लोन्स ऑलरेडी इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है। इंडस्ट्री के मुकाबले में लोन्स तो ऑलरेडी हमारे कम है, इसलिए तो हमारी गियरिंग रेशो कम है, 37 है और 50 है, तो लोन्स हमारे ऑलरेडी कम है। देन सर जरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जरा समझ लीजिएगा, ये फिर मैं पहले लिख दूं फिर मैं आपको बताता हूँ ये अपने नोट कहाँ करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है? असल में सर ये बिजनेस में कॉस्ट होती है, बिजनेस में आपकी जो कॉस्ट इंकर होती है, ये पहले मैं पूरी बात कर रहा हूँ फिर आप नोट कीजिएगा। बिजनेस की कॉस्ट है वो दो तरह की होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट किस कॉस्ट को कहते हैं? विद चेंज विद नंबर ऑफ यूनिट्स कहना। अगर आप ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं और कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होती जा रही है, तो ऐसी कॉस्ट वेरिएबल कहलाती है। मसलन अगर आप चीजें बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये समझेंगे रॉ मटेरियल का मतलब पता है सबको? जो चीज़ों को बनाने में मटेरियल इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है या लेबर कॉस्ट है। बस ये दो एग्जांपल्स आपके लिए काफ़ी हैं, बाकी जो कॉस्ट वाले हैं उनको इससे ज़्यादा भी पता है, लेकिन इतना सफिशिएंट है FA1 में आपके लिए। तो एक ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज हो जाए उसे कहते हैं वेरिएबल, और फिक्स किसे कहते हैं? विच डू नॉट चेंज। हाँ जी, वो बाकी बातें मैं बताता हूँ जितनी ज़रूरत है। विच डू नॉट चेंज विद एक्टिविटी लेवल, विच डू नॉट चेंज विद नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस, एसेट्स की इंश्योरेंस एक्सेट्रा। रेंट का तो सबको आइडिया है ना, अगर फैक्ट्री आपकी रेंट पे है तो जो रेंट होता है वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आप ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो रेंट बढ़ जाएगा, वो एक टाइम पीरियड का रेंट होता है, मंथली हो गया, एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया। तो ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के कम ज़्यादा होने से चेंज ना हो, उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इतना पता है? मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? लेट्स अज्यूम 2020 में आप थे, आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए सपोज 1 लाख, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल सपोज 20 रुपीज, ₹20, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट थी आपकी सपोज 5 लाख पर। अगर आपने 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं तो बेस्ड ऑन दिस डाटा आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कैसे? 1 लाख यूनिट्स अगर आपने बनाए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 20, 20 लाख तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, 1 लाख इंटू 20 और प्लस इसमें फिक्स कॉस्ट अगर लेना है
टोटल कॉस्ट निकाल रहा है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी मैंने लिखी है 5 लाख, देयरफॉर 25 लाख आपकी टोटल कॉस्ट है। याद है ठीक है मेरी वर्किंग जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आता है। अब आप ये बताएं एक यूनिट को बनाने की पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैसे वर्किंग करूं। 25 लाख टोटल कॉस्ट है और बने कितने यूनिट्स हैं 1 लाख, तो इज इक्वल टू 25 रुपए टोटल कॉस्ट पर यूनिट। डन। अब बने सपोज 2021, ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट करें आप 2021 में 1,20,000 यूनिट्स बना लें, हो सकता है यूनिट्स कम ज्यादा, तो सपोज ज्यादा यूनिट्स बन गए, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहेगा, ठीक है, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट अगर ना पता हो तो कॉस्ट सेम रहती है, बाकी इन्फ्लेशन वगैरह जरूर होती है, लेकिन एक सेकंड उसे इग्नोर कर, ठीक है। यहां तक मैंने क्या सिर्फ चेंज किया डाटा, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर दी, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हो जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप बताइएगा टोटल कॉस्ट कितनी है, कैसे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 पर यूनिट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट थी, ये हो जाएगा आंसर 24 लाख। सॉल्व कीजिएगा तो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी यूनिट्स के बढ़ने से, उसका टोटल सेम रहेगा 5 लाख। रेंट अगर है तब इसको सम करेंगे अब तो ये 29 लाख बनता है टोटल कॉस्ट। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए, ध्यान से आप देखिएगा जो फाइनल कंक्लूजन है, क्या यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, यूनिट्स इंक्रीज होने से कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, 25 लाख से 29 लाख फाइनली कॉस्ट बनी है, लेकिन यहाँ जरा पर यूनिट की वर्किंग करवाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट 29 लाख, अब 29 लाख डिवाइड बाय 120,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है कितना आंसर आ रहा है 24.17 तकरीबन पर यूनिट। मैंने सिर्फ क्या किया है यूनिट्स बढ़ा ली हैं, यूनिट्स बढ़ाने से टोटल कॉस्ट तो बढ़ी है, लेकिन ये पर यूनिट कॉस्ट कम क्यों हो गई, बस सवाल अभी है। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हुई है, असल में हुआ क्या है, एक और कैलकुलेशन करें जरा, कैलकुलेटर पकड़ना। 5 लाख फिक्स कॉस्ट थी, ये पहले डिवाइड हो रही थी 1 लाख यूनिट्स पे, तो 5 लाख 1 लाख से डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये 5 रुपए पर यूनिट बनता है, तो 25 कैसे बना हुआ था, 20 रुपए वेरिएबल था और 5 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट थी, लेकिन 2021 में फिक्स कॉस्ट 5 लाख को जरा 1,20,000 से आप डिवाइड करें, तो 5 लाख डिवाइड बाय 120 अगर आप करेंगे तो 4.17। असल में हुआ क्या है, फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है वो सेम रहा है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होने से बेस में नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होने से आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई है, तो फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहता है, लेकिन अगर आप एक्टिविटी लेवल बढ़ा लें, यूनिट्स बढ़ा लें, तो उसके यूनिट्स के बेस बढ़ने से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप यूनिट्स की प्रोडक्शन ज्यादा करके फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम करके अपनी टोटल कॉस्ट कम कर सकते हैं, इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। मींस अगर आपने एक यूनिट्स बढ़ा ली हैं तो उससे आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, और अगर आपकी सेल प्राइस सेम भी रहे, आप सेल प्राइस ना भी बढ़ाएं, तो कॉस्ट प्राइस कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। एक प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप ज्यादा यूनिट्स बना के बेच दें, सेल प्राइस ना भी अगर बढ़े तो ज्यादा यूनिट्स बना लेने की वजह से
आपकी पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, क्या कॉन्सेप्ट है ये? क्या बढ़ा के क्या कम कर लें? प्रोडक्शन बढ़ा के पर यूनिट कॉस्ट कम कर लें, और फिर सेल प्राइस अगर आप कांस्टेंट भी रखेंगे, इवन देन आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड एक काम करें, पहले पेज नंबर 220 पे, पेज नंबर 220 पे जो लाइन पढ़ रहे थे हम, जिसको मैंने छोड़ा था, वो पहले कंप्लीट करना। क्या लिखा हुआ था? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स। इनएबिलिटी के साथ शुरू करें, मतलब हम शायद अनएबल रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सके, देयरफॉर हमारी पर यूनिट कॉस्ट शायद ज्यादा है, और हमारे कंपेटिटर्स ने शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लिया है, प्रोडक्शन बढ़ा के उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट कम कर ली। ठीक है, अब आप इस तरह करें, ये जरा थोड़ी सी जो चीजें हैं ये सारी नोट कर लें, लेकिन पेज नंबर 221 पे जरा जगह बन जाएगी मेरे को ऊपर स्टार्ट में, इधर ही कहीं लिख लीजिएगा, ताकि दोबारा अगर कभी नजर पड़े, या वैसे साथ बन जाएगी जगह, नहीं साथ थोड़ी है मेरे ख्याल, पूरा एक्सप्लेन कर लीजिएगा 2 साल। पेज नंबर 220 देख ले, जहां भी जगह बने, मेरे ख्याल में 221 पे ऊपर राइट साइड पे जगह है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके, बाकी आपकी मर्जी जहां लिखना आपने। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? प्रोडक्शन बढ़ा के पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे फिर सेल प्राइस अगर सेम भी रहे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बाकी आप काइंडली नोट कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए 1 लाख यूनिट से, अगर 120,000 यूनिट्स पे हम आए, तो प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ज़्यादा कर लेंगे, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड हो जाएगी, जिससे आपकी पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम होने से आपकी जो सेल प्राइस में से जो डिफरेंस प्रॉफिट का है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्रोडक्शन बढ़ा लेने से अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और फिर एक यूनिट को अगर आप सेम सेल प्राइस पे बेचें तो पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाता है। सर आपके सामने है सर, व्हाट्सएप देखिए।
ये वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से साथ ही इंक्रीज हो जाएगी, उसका पर यूनिट लेकिन सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहेगा 2020, उसका सिर्फ प्रोपोर्शनेट इसने इंक्रीज होना है यूनिट्स के साथ, चेंज रुपीज ने चेंज होना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज होता है, पर यूनिट उसका सेम रहता है। मतलब यहाँ भी 20 था, 20 यहाँ है। मेन इशू है फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो गया। ठीक है अब्दुल्ला, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है ना वो पर यूनिट चेंज नहीं, टोटल चेंज हो रहा है। और फिक्स कॉस्ट का टोटल अनचेंज रहता है। ये टोटल के एंगल ऊपर जो लाइंस लिखे ना, ये टोटल के एंगल्स लिखे हैं। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल चेंज होता है। ठीक है अब्दुल्ला, देन सर जी सबसे पहले आज का होमवर्क लिख लें, पेज नंबर 220। और काइंडली इन छोटी छोटी चीज़ों को ना साथ साथ सीरियस अगर लिया जाए तो फिर ही बात बनती है। तो ये जो हमने कमेंट्स पढ़े ना सारे रीजंस, तो सबसे पहले तो इंडिविजुअली आपने काइंडली इसको आज पढ़ना दोबारा, और बेहतर यही रहेगा कि पढ़ें 5-10 मिनट पहले, और फिर अपने लफ्जों में जरूर लिखने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा लिखने से ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो सबसे पहला होमवर्क आज का ये ध्यान में रखना आपने। मीनवाइल आ जाए पेज नंबर 207 पे, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैठे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोट कर लिया सबने? तो ये छोटी छोटी रिक्वेस्ट करूंगा साथ साथ, इन्हें प्लीज जरूर पूरा करना। जी ये जो अभी हमने बेटा कमेंट्स पढ़े इसी को मैंने होमवर्क पाया। इन्हीं कमेंट्स को आपने काइंडली, ये बूम लिमिटेड के जो रीजंस हैं बी पार्ट, इसी को काइंडली जरा दोबारा पढ़ के अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करनी। देन सर आ रहे पेज नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं। नंबर एक रेशोस की कैलकुलेशन है, नंबर 2 उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जरा ये इंटरप्रिटेशन वाला जो मामला है, ये जरा ज्यादा शायद टाइम लगता है इसे समझने में। तो आज जरा एक और इंटरप्रिटेशन के पहले सवाल करें। जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 207। रिक्वायरमेंट पढ़ें जिसका, ड्राफ्ट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ CFO analyzing the financial performance of the Varis Limited by evaluating each category of ratios in comparison with industry। तो एक रिपोर्ट लिखनी है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखनी है। किसके बिहाफ पे? आप अपने CFO के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रिपोर्ट देनी है जिसमें आपने वारिस लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो सिर्फ एक कमेंट्स की बात है शायद फर्स्ट लाइन पर। सच्चल लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग इन वारिस लिमिटेड। सच्चल लिमिटेड को कंपनी है, वो प्लान कर रही है कि वारिस लिमिटेड के 100% शेयर्स को एक्वायर कर ले, मीन सारे शेयर्स खरीद ले। बिफोर सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल, SL is planning is carrying out an analysis of the Varis Limited's financial and operating performance। अब डेफिनेटली अगर आपने किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है तो इस डिसीजन से पहले आप देखेंगे कि जिस कंपनी के आप शेयर खरीदने लगे हैं उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी एग्जिस्टिंग रेशियोज कैसी हैं। The CFO of the SL has gathered the following information which is based on the financial statements for the year ended 31st December 2010। जी जरा स्टोरी बता दें। आपने किस कंपनी के CFO के बिहाफ पे रिपोर्ट बनानी है? नहीं नहीं नहीं, पहले जरा पढ़ लें जरा। सच्चल लिमिटेड एक कंपनी है जो वारिस लिमिटेड को एक्वायर करना चाह रही है। तो एक प्रपोजल सबमिट हो रही है, तो जिसमें SL जो है वो वारिस लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस कर रही है। तो CFO जो है SL का, उसने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 वारिस लिमिटेड की। नीचे जरा फर्दर देख लें जरा, डिस्क्रिप्शन है
फिर सेकंड नेक्स्ट कॉलम में WL's रेशियो है। WL कौन है? वारिस लिमिटेड की रेशियोज हैं। और फिर उसके बाद इंडस्ट्री रेशियोज में 3 तरीके से उसने बताई हैं, हाई, लो और एवरेज। क्या मतलब? नहीं मतलब इंडस्ट्री में अब बहुत सी कंपनीज होंगी, तो इंडस्ट्री में हाईएस्ट रेशियो क्या है, लोएस्ट क्या है और एवरेज क्या है, ये उसने बताया। वारिस लिमिटेड की रेशियोज बताई हुई है फर्स्ट कॉलम में, और बाद में फिर इंडस्ट्री की एक रेशियो बताने की बजाय इंडस्ट्री में उसने हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज के एंगल से इंडस्ट्री में बताया। मींस फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी होगी जिसकी रेशियो हाईएस्ट है, कोई ऐसी कंपनी होगी जिसकी लोएस्ट है, और फिर शायद एक बीच में उसने एवरेज लेके भी आपको बताया। तो अब एक एक करके पढ़ना जरा। मेन वही है, फार्मूला ज़हन में आना चाहिए। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रेशियोज में सबसे पहले आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। वारिस का कितने परसेंट है? 29%। इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट किसका है? सबसे बेस्ट कौन सी रेशियो है? 80% ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं है, एवरेज से ऊपर है और क्लोज टू हाईएस्ट है। इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में तो कोई इशू नहीं है। क्या ख्याल है? तकरीबन हाईएस्ट के नजदीक है वारिस लिमिटेड। डन है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया जरा, तो वारिस लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11%, ऐसे ही। इंडस्ट्री में हाईएस्ट कितना है? 15%। लोएस्ट कितना है और एवरेज कितना है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम बस लो से थोड़ा सा ही ऊपर है, एवरेज से नीचे है, लो के नजदीक है, हाई से तो बहुत दूर है। तो अब यहाँ क्या मसला हो सकता है? फिर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, यहाँ अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मसला लग रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट तो इंडस्ट्री के मुकाबले में सेम ही जा रहा है तकरीबन, लेकिन लगता है कि अब मेजर मसला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वारिस लिमिटेड के ज्यादा हैं एज कंपेयर विद द इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर किसे कंट्रोल कर लिया जाए इस केस में तो शायद प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो तकरीबन वैसे हम क्लोज टू लोएस्ट ही हैं। देन वो कहता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी का फार्मूला से मिला जरा। हाँ जी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेस पे है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है इसलिए शायद ये कोई ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि हमारी जो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी की परसेंटेज है वो एवरेज से भी नीचे गई हुई है। हाँ जी प्रॉफिट, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कम होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम होगा। सही है वैसे आपकी बात। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी जो है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बेस पे है, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम है तो वो टैक्स वगैरह लेस होकर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होने से फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी कम हो गई। लेकिन ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि हमारी इक्विटी ज्यादा हो, प्रॉफिट भी कम है और इक्विटी की बेस भी हो सकता है कंपैरेटिवली, मतलब ज्यादा शेयर्स इशू किए हो हमने। तो दोनों पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी और अपोजिट साइड पे इक्विटी का बढ़ना भी। अब आई होप के बात आहिस्ता से आगे बढ़ रही है। देन आ जाए वर्किंग कैपिटल रेशियोज में, उसमें करंट रेशियो बताएं जी 1.54, एवरेज से ऊपर है, हाईएस्ट से नीचे है, एवरेज से ऊपर है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। क्या ख्याल है? कोई ऐसा चाहिए कहना कि गलत तो नहीं है, एवरेज से अगर ऊपर है हम तो ठीक है, लेकिन स्टिल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी मौजूद है। चलिए अगली बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर लिखा लेकिन आगे डेज में लिखा हुआ। अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर का जो टाइम पीरियड है वो 83 डेज है। सबसे पहले ये बताएं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, चीजें खरीदने के बाद बेचने में कितने दिन लग रहे हैं? तो 83 दिनों में तकरीबन हम बेच रहे हैं। पहले तो ये बताएं आगे बेस्ट कौन सा है, 114 है या 91 है, 81 है? इसमें हायर द बेटर होता है या लोअर द बेटर होता है इन्वेंट्री टर्नओवर में? जल्दी चीजें बिकनी चाहिए, लेट बिकनी चाहिए? तो इसमें अब ये जो हाई लिखा हो ये वर्स्ट है शायद, तो बेस्ट कौन सा है? 81 डेज, सोच लें जरा, ठीक है। तो अब हमें अपना कंपैरिजन जो है वो 81 के अगेंस्ट देखना चाहिए।
ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेस्ट के नजदीक हैं। अब यहाँ लोएस्ट बेस्ट है या हाईएस्ट बेस्ट है? ये कब से कब तक के दिन होते हैं? खरीदने से बेचने तक। तो हमारे 83 डेज जो हैं वो तकरीबन इंडस्ट्री के बेस्ट मींस 81 डेज के बराबर ही तकरीबन है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज से काफी आगे हैं हम। ठीक है, आगे ही हैं, आगे ही हैं, आगे इन सेंस अच्छी साइड पे आगे हैं, अच्छी तरफ जा रहे हैं। तो चीजें बेचने में इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलें। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हमारा 93 डेज है। ये क्या होता है? अब बेचने से लेके पैसे मिलने तक 83 डेज लग जाते हैं। अब आए ये इसमें बताएं बेस्ट कौन सा? अब हायर द बेटर है रिसीवेबल कलेक्शन या लोअर द बेटर है? ये भी लोअर द बेटर है। लोअर द बेटर मींस जब ऐसे जल्दी मिलने चाहिए, तो इसमें भी बेस्ट ये जो है लोएस्ट वाला बेस्ट है। ये समझ आ रही है? प्लीज लोएस्ट बेस्ट बना रहा हूं मैं। तो 93 डेज अब जो हैं वो हाईएस्ट मींस वर्स्ट के नजदीक है हम। चीजें बेचने के हवाले से तो हम ठीक हैं, लेकिन शायद चीजें हम बेच तो देते हैं लेकिन लोग इसी कंडीशन में लेते हैं कि पैसे अपनी मर्जी से ही देंगे। चीजें बिक तो रही हैं लेकिन पैसे लेट मिल रहे हैं, और वो भी तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा का डिफरेंस है। 60 अगर बेस्ट है तो 93 33 डेज राउंड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम शायद किस जगह नहीं है और किस जगह है? चीजें बेचने में इशू नहीं है लेकिन कलेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, या इस तरह कह लें, लोग चीजें खरीदते भी हमसे इसी कंडीशन पे हैं कि हम लंबा अरसा पीरियड देंगे, उन्हें टाइम पीरियड ज्यादा देंगे, क्रेडिट हम ज्यादा देंगे, तभी शायद वो परचेज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कैश कलेक्शन में बरल है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है यहाँ तक? माना ये क्लियर है कि इसमें बेस्ट मैं लोएस्ट को कह रहा हूँ दोनों केसेस में, लोअर द बेटर। आगे चलें, डेट इक्विटी रेशियो गौर से देखें। 55 45। अच्छा, आगे परसेंटेजेस में भी सॉल्व हुई है डेट इक्विटी रेशियो। एक तो है ना वो कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना था। 55 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 करना था। 55 डिवाइड बाय 45 इंटू 100। अब ये इक्विटी की बेस पे 122% है। ठीक है, डेट इक्विटी जो लिखा हुआ है 55% और 45% ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे है। 100 में से 55 डेट है, 45 इक्विटी है। लेकिन अगर इक्विटी की बेस पे देखें तो लोन 100 से बढ़ गए हैं। आती है याद है? पेज नंबर देखें 186। इसको दो तरीकों से देखा जाता है ना। एक है कि इक्विटी के बेस पे, लेकिन इक्विटी के बेस पे अगर आप देखेंगे तो आंसर अगर 100 से अबव होगा तो हाईली गेड होगी, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे देखेंगे तो आंसर 50% से ज्यादा होगा तो फिर हाईली गेड होगी। तो बहरहाल ऑल्टरनेटिवली हुआ बस सवाल। किसी भी तरह देखें क्या लोन ज्यादा है, नहीं मतलब कंपैरेटिवली क्या लोन ज्यादा है, नहीं अभी इंडस्ट्री से बाद में कंपेयर करते हैं। 55% है ना, इक्विटी से ज्यादा है। लेकिन अब इंडस्ट्री में देखें, इंडस्ट्री में बेस्ट बताएं कौन सा? लोएस्ट बेस्ट है या हाईएस्ट बेस्ट है? तो इंडस्ट्री में 40 60 बेस्ट है। इट मींस हम इंडस्ट्री के बेस्ट से काफी दूर हैं। इंडस्ट्री में बेस्ट के लोन्स 40 हैं और इक्विटी ज्यादा है। हमारे लोन ज्यादा हो गए मींस हम इंडस्ट्री के मुकाबले में हाईली गियर्ड है। ठीक है, तो लोन इंडस्ट्री के मुताबिक, इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के मुकाबले में हमारे ज्यादा है। और ठीक है, लोग मैक्सिमम जाते हैं लोग एवरेज तक। बाकी ठीक है, हम हाईएस्ट गियरिंग से नीचे, लेकिन शायद एवरेज से भी ऊपर निकल गए जो मुनासिब नहीं। कम से कम एवरेज के राउंड तो हमें होना चाहिए था। बेस्ट से दूर है, एवरेज से भी दूर है। डन। इंटरेस्ट कवर पढ़ने से पहले जरा रेशियो नंबर 20 ढूंढ ले, जरा पेज नंबर 187 था शायद। हाँ जी, इसका फार्मूला पढ़ने, इसकी जरा इंटरप्रिटेशन रिवाइज करना जरा। ये इसी तरह ही है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। इंटरेस्ट कवर का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर बेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा तब भी रेशो कम हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट कम होगा तब भी रेशो कम हो जानी है। अब ऊपर अगर आए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा वैसे ही कम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कम है, तो देयरफॉर
इंटरेस्ट कवर रेशो हमारी शायद कम ही होनी थी, और दूसरा हम हाईली गियर्ड भी हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारा ज्यादा ही होगा, तो प्रॉफिट भी कम है, प्रॉफिट कम होने के साथ इंटरेस्ट भी हमारा ज्यादा है, प्रॉफिट भी कम होना और इंटरेस्ट भी ज्यादा होना अल्टीमेटली हमारी रेशो को कम कर देगा। जरा सोचें जरा गौर से, प्रॉफिट कम का मुझे कैसे पता चला? वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। और इंटरेस्ट ज्यादा कैसे मुझे पता चल रहा है? हाईली गियर्ड होने की वजह से। तो अगर प्रॉफिट भी कम है और बेस में इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो हमारी रेशो तो दोनों तरफ से इफेक्ट हो रही है। तो इसलिए शायद हम, अच्छा इसमें बेस्ट कंपनी कौन सी है जी? बेस्ट रेशो कौन सी है? हाँ ये 3 टाइम वाली बेस्ट है ये। तो इसका मतलब हम लो के नजदीक है, बल्कि तकरीबन लो ही है, एवरेज से भी बहुत नीचे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ 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 है और कहाँ कहाँ नहीं है, एक दफा जरा रिवाइज करें दोबारा। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। हाँ जी, उसकी वजह से शायद सॉरी एक मिनट, मैं जरा बेस्ट सेलेक्ट कर दूं। 30% बेस्ट था, 15% भी बेस्ट था और 13% भी बेस्ट था। तो हम बेस्ट से बेस्ट के नजदीक हैं रिगार्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा काफी कम है और उसकी वजह से ही शायद रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारी कम है। बाकी करंट रेशो है तकरीबन एवरेज के राउंड है, हम एवरेज के नजदीक हैं, तो वो इतना वरिंग साइन नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर जो है, हाँ जी इन्वेंट्री टर्नओवर ठीक है, लेकिन डेटर्स की कलेक्शन में, लोन्स में और फिर इंटरेस्ट कवर में इशू है। इट मीन शायद हमें फ्यूचर में फर्दर लोन लेने में मुश्किल आएगी। जी रेशो नंबर 19 में अगर आप रेशो ए देखें तो आंसर अगर 100% से अबव है तो भी हाईली ग्रेड है, और आंसर अगर बी देखें तो रेशो अगर 50% से ज्यादा है तो हाईली ग्रेड है। तो इन एनी केस अगर देखें 122% देखें या 55 देखें, हम हाईली ग्रेड कंपनी, वो आंसर सेम ही होगा, वो तो सिर्फ बेस में चेंज होने की वजह से ये परसेंटेज में आंसर डिफरेंट आ जाता है। ठीक है वसीम सर, तो 122% देखें या 55 देखें, ये हाईली ग्रेड ही होगी। अगर इक्विटी की बेस पे हाईली ग्रेड है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे भी हाईली ग्रेड ही आंसर आना। तो वो तो बस करने वर्किंग करने का एक तरीका है कि बेस जो है रादर देन कि आप इक्विटी का बनाएं, आप कैपिटल एम्प्लॉयड का बना सकते हैं, लेकिन बेस बदलने से फिर वो जो परसेंटेजेस में आंसर है उसकी जरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। तो हाईली ग्रेड है हमारी कंपनी क्योंकि उसके लोन ज्यादा है। ठीक है वसीम सर, चलिए एक नजर मेरे ख्याल इसका आंसर भी पढ़ लें, 10 मिनट है जितना पढ़ा जा सकता है। तो इस वक्त मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि पहले आपसे जरा डिस्कस करूँ, थोड़ा सा आपका जहन खुल जाए, लेकिन बाद में पढ़ता इसलिए हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी आइडिया हो, और फिर एंड में रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ा जाए दोबारा या लिखा जाए। उसका मकसद यही है कि थोड़ा सा लिखने से प्रैक्टिस होगी। तो पेज नंबर 214 है शायद। अब उसने एक रिपोर्ट मांगी हुई थी, तो रिपोर्ट का भी एक छोटा सा फॉर्मेट बना हुआ है। किसको रिपोर्ट देनी थी, किसने देनी थी? सीएफओ ने, विच मीन सी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर एक डेट अज्यूम की हुई है, ये मेरे ख्याल क्वेश्चन में नहीं थी। फिर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वारिस लिमिटेड, साथ तो पेज पेज रख लीजिएगा दूसरी तरफ साथ साथ दोबारा एक दफा। देन एक इंट्रोडक्टरी सा पैराग्राफ है, स्टार्टिंग पैराग्राफ। जी एक introductory paragraph, as requested I have analyzed the financial performance of the Varis Limited with the industry with a view to evaluate the feasibility of launching a takeover bid। 100% शेयर्स खरीदने थे ना इसके। My analysis of each category of ratio is as follows। अब आ जी 3 हिस्से जरूर ध्यान से पढ़ें, साथ कंपैरिजन जरूर कीजिएगा, उधर से डाटा भी देखना है, सिर्फ इंग्लिश में ना पढ़िएगा, साथ साथ फिगर से रिलेट कीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नियर टू द हाईएस्ट, एग्रीड है? While the operating profit is near to the lowest as compared to the similar companies, it indicates that key issue which is affecting
WL's profitability is the lack of control over operating expenses. Main मसला operating expenses control ना होना है. The positive aspect of the situation is that we may be able to improve the profitability just by controlling the operating expenses without being required to make significant changes in the current operations. मतलब हमें sales cost of sales में problem नहीं है, बस किसी तरह अगर हम admin selling expenses control कर लें तो हम अपने overall profit को बढ़ा सकते हैं. Okay, पहला पैराग्राफ. देन वो कहता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी इज अराउंड एवरेज. एग्रीड है. प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री. कितने परसेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी? वो उसका 10 है मेरे ख्याल एवरेज. दिस रेशियो इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बनना है. एंड एज डिस्कस्ड अबव इट कैन बी इम्प्रूव बाय एक्सरसाइजिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर. मतलब अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेंगे टेक ओवर करने के बाद तो हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, तो उधर से इंशाल्लाह ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाएगी और इधर से फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा. देन वो कहता है वर्किंग कैपिटल रेशियोज. तो आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ें. WL's working capital ratios, specifically the current ratio, indicates the company's working capital is being appropriately managed, although there is some room for improvement. क्या ख्याल है? एवरेज के नजदीक है, therefore कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये एंड में उसने क्यों लिखा कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है? क्योंकि शायद 2 तक जाना हमारी कोशिश होगी. 1.54 पे है, एवरेज से तो ऊपर है, लेकिन फर्दर इंप्रूवमेंट अगर हो जाए तो और अच्छा है. Inventory turnover is among the lowest in the industry, which shows that the sound inventory management policies. Sound का यहाँ मतलब good, अच्छा, good. अब डेफिनेटली सारे वर्ड्स एज इट इज ना तो रट्टा लगने, ना लिखने, ना लगना है. इसका कॉन्सेप्ट बनाना अपना. फिर इनमें से जो जो वर्ड्स अच्छे अच्छे जहन में रह जाए लिखेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी. Which shows that good management, stock management policies are in place. What is the meaning good inventory management policies? जल्दी बेचा जाए, स्टॉक खरीदा जाए, बेचा जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए, या उतना ही खरीदा जाए जितना बिक जाना. ऐसे ही एक्स्ट्रा खरीद ले जो बाद में बिकना नहीं है, स्लो बिकना है, स्टोर रूम चाहिए होगा, वो अलग खर्चे हैं. However, the level of receivables is among the highest in the industry. ये एग्रीड है जी. लोएस्ट तो है, इन्वेंटरी टर्नओवर लोएस्ट है, लेकिन उधर से रिसीवेबल हमारा हाईएस्ट हुआ है. पॉसिबल कॉजेज ऑफ सिचुएशन मे बी एज फॉलोज. अब ये जरा ध्यान से पढ़िएगा. पुअर एफर्ट इन मेकिंग कलेक्शन, ये शायद कल भी बात हुई थी कि हम शायद लोगों से पैसे कलेक्ट करने में सही एफर्ट्स नहीं कर पा रहे. हमारा जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो सही एफर्ट नहीं कर रहा. देन उसके बाद आ रहा है लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल. लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल और स्लैकनेस इन देयर इंप्लीमेंटेशन. लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज का मतलब कि हम लोगों को टाइम पीरियड देने में कोई अपनी प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बना रहे, या पॉलिसी तो सही बनाई हुई है, स्लैकनेस का मतलब होता है सुस्ती, इम्प्लीमेंटेशन में सुस्ती है. मसलन हमने 30 दिन डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन फिर 30 दिनों में पैसे लेने में हम सुस्ती दिखाते हैं. मतलब वो जो जिस तरह से हमें विजिलेंट होना चाहिए, लोगों को जाकर कहना चाहिए, उन्हें बार बार रिमाइंडर्स देने चाहिए, वो शायद हम नहीं कर पा रहे. तो पहला क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी. हम सही एग्रीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, या सही निगोशिएशन नहीं कर पाते. लेकिन दूसरा ये कि निगोशिएशन तो शायद कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो फाइनली एग्रीमेंट होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में हमें प्रॉब्लम आती है. ठीक है, समझ आता है. लास्ट में वो कहता है चांसेस ऑफ बैड डेट्स व्हिच मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड. वो कहता है ये भी हो सकता है. आपको पता है कि डेटर्स ज्यादा हो जाएंगे तो डेटर डेज का आंसर बढ़ जाएगा. एक छोटी सी वर्किंग करवाएं जरा. फर्ज करें डेटर्स हैं, इसका फार्मूला बने जरा डेटर डेज का. ढूंढ ले जरा, ढूंढ ले, नंबर 7 ढूंढ के जरा बता दो. देख ले. जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी साथ रहिएगा. रेशियो नंबर 7. एवरी ट्रेड डेटर सपोज 1000 है और क्रेडिट सेल सपोज 10,000 है. इंटू 365 में आंसर बताना जी. 36.5 डेज. अब अगर ये 1000 जो रिसीवेबल है, इसके अंदर
इसके अंदर कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं जो मिलनी नहीं है, तो वो बैड डेट्स है। अब अगर हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं की तो क्या ये डेटर्स ज्यादा आ रहे हैं? अब फॉर एग्जांपल अगर एक वर्किंग की जाए 800 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 365, मतलब अगर डेटर्स कम हो जाए तो क्या डेज बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? जरा चेक करें, कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। क्या आंसर आ रहा? 29.2। मैंने सिंपली क्या किया, क्या चेंज किया मैंने इस वर्किंग में, दोनों में क्या चेंज है? डेटर्स को मैंने रिड्यूस किए, ठीक है। डेटर्स अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली डेज कम हो जाएंगे। तब हो सकता है कि हमारे डेटर्स बढ़े हों, और डेटर्स इस वजह से बढ़े हुए हैं कि हमें वो मिलने ही नहीं है, और वो मिलने नहीं है क्योंकि हमने एंट्री नहीं की, तो इसलिए डेटर इंक्रीज है, जिसकी वजह से हमारे डेज ज्यादा आ रहे हैं। चांसेस हैं, अगर तो देखें बैड डेट्स हो गए तो हमें इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन अगर पैसे बैड डेट हैं और हमने उसकी एंट्री नहीं की तो उससे हमारे डेटर्स बढ़ गए होंगे, और डेटर्स बढ़ने से भी डेज बढ़ जाते हैं। तो क्या चांस भी है कि बैड डेट्स हो गए हों विच मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड, का मतलब जिसकी एंट्री भी नहीं की। अगर हम एंट्री कर लें, अगर बैड डेट्स और एंट्री कर लें, उससे क्या होगा? डेटर्स कम होने से फिर क्या होगा? डेज कम हो जाएंगे। तो हमारे डेज ज्यादा होने की एक वजह और क्या हो सकती है? बताएं बताएं बताएं। क्या हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं की, हालांकि बैड डेट्स डेटर में मौजूद है। अब डेटर्स के बैलेंस में अगर बैड डेट्स मौजूद हैं तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ने की वजह से अकॉर्डिंगली हमारे डेज बढ़ गए हैं। तो वंस अगेन इट इज पॉसिबल कि ये भी वजह हो सकती है। तो ये वर्किंग जरा लिखना, डिक्रीज इन डेटर्स विल रिजल्ट इनटू decrease in debtors will result into decrease in debtor days। अब असूलन तो ये डेटर्स कम होने चाहिए पैसे मिलने की वजह से, असूलन तो ये डेटर्स कम होने चाहिए पैसे मिलने की वजह से, लेकिन अगर बैड डेट्स है बीच में और वो बैड डेट सही प्रोवाइड नहीं हुए तो उस वजह से भी डेटर्स का बैलेंस बढ़ने से हमारे डेटर डेज बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फॉलो करें। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ लेने का मकसद यही है कि ज़रा विजन पहले ब्रॉड हो जाए, फिर इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ के आपने इसे सही तरह अंडरस्टैंड भी करना है, और उसके बाद फिर लिखने की प्रैक्टिस असल चीज़ है। नोट कर लेंगे तो बताइएगा। जी सर, फाइनली आ जाए। अब अच्छा, ये इस वक्त पॉइंट ये चल रहा था कि हमारे डेटर्स के जो डेज हैं वो ज़्यादा हैं, उसकी पॉसिबल कॉजेज आ गई हैं। हमने ये यहाँ लिख दिया है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली फाइनली कब पता चलेगा? जब इसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ वी नीड टू सीक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर इफ पॉसिबल। अब क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तो अब बेहतर क्या होगा कि हम उस कंपनी के मैनेजमेंट से पूछें कि आखिर क्या मसला है, कि क्यों ये डेटा डेज ज़्यादा। हमने पॉइंट आउट तो कर लिया है और रीजन भी हमारे जहन में है, लेकिन फाइनली एग्जैक्टली कंपनी में मसला क्या है वो तभी पता चलेगा जब फर्दर आप उस कंपनी में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन जरा एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें, गियरिंग रेशियो। दोबारा जाएं जरा उधर देखें फिगर्स। द डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इज ऑन द हायर साइड, सही कह रहा है। द इंटरेस्ट कवर इज ओनली 1.3, it is among the lowest in the industry as and is indicative of the high degree of risk as the profits are hardly able to cover the interest। ये ठीक है। एक मिनट जरा जाएं उधर, हमारी रेशो क्या है? 1.31 है। 1.3 नहीं, 1.3 डिवाइड बाय 1 है। ये डिवाइड बाय 1 क्या है? हाँ जी, हर ₹1 ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट सिर्फ 1.3 प्रॉफिट अवेलेबल है। थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट कहीं नीचे गया तो हमें फिर लॉस में से भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो जस्ट इनफ है, वो बमुश्किल उन्होंने इस इंटरेस्ट को कवर किया हुआ। दोबारा पढ़ें सेंटेंस। इट इज अमंग द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इज इंडिकेटिव ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज द प्रॉफिट्स आर हार्डली एबल टू कवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब समझ आता है? जस्ट इनफ, even a slight decline in profitability of the company may have highly adverse impact on the company's profit after tax। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, थोड़ा सा कौन सा प्रॉफिट असल में कम हुआ? फॉर्मूले में कौन सा प्रॉफिट है? हाँ जी, थोड़ा सा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे और टैक्स भी अभी लेस होना है। इंटरेस्ट और टैक्स लेस होने के बाद पता नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा कुछ या नहीं बचेगा। मींस शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है कुछ भी ना बाद में बचे। ये जो 1.3 है ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसमें से इंटरेस्ट लेस होना है 1, तो इसमें 0.3 रह जाना है। फिर अगर टैक्स भी बेचारा लेस हुआ तो अपने लिए क्या बचना? ठीक है, तो वो कहता है स्लाइटली भी कम हो गया अगर ये, तो फिर हमारे लिए हमारी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे शदीद नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पहले ही कम है और कम हो जाएगी, टैक्स देने के बाद तो शायद बचे ही कुछ ना, इंटरेस्ट ही जस्ट कवर हो रहा है, तो अपने लिए शायद कुछ भी नहीं बाद में बचना। सही लिखा हुआ? एक बार पढ़ लें जरा लास्ट पैराग्राफ के बाद। चलिए सर आज के होमवर्क से नोट करना जरा। एक तो सबसे पहले मैंने पेज नंबर 220 पे आपको जो रीजंस पढ़ी हैं बी पार्ट बूम लिमिटेड का, एक तो वो मैंने आपसे कहा कि पढ़ें और काइंडली अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें, और नंबर 2 फिर इसे भी रखना। न्यूमेरिकल रहने दें कोई। ये पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 2 नहीं 207 पे जो सवाल है इसका, ये तो है ही कमेंट सारे, तो इसका भी जितने जो आंसर है वो काइंडली पढ़ें। घंटा लगाइएगा, आधा आधा घंटा दें दोनों को, थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। रीजन अगर अच्छी है तो तब भी बताएं, बताया हुआ है करंट रेशियो इंप्रूव हो रही है हमारी, अच्छी है, लेकिन फर्दर इंप्रूवमेंट है वो भी बताया हुआ है। ठीक है आजिम साहब, तो ये 2 होमवर्क्स हैं। अच्छा कल इस तरह करना है अपने, कल सैटरडे है, एक दिन मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि हफ्ते में एक दिन कोई आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखनी है मैंने, तो सैटरडे को अगर मगरिब के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाए तो कोई आपकी और क्लास तो नहीं होती उस टाइम हफ्ते में, मतलब संडे यूज करने की बजाय अगर कोई हफ्ते में एक दिन कोई एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाए तो मेरा ख्याल है कोई इशू वाली बात नहीं है, सवाल इसके कि दिल नहीं मान रहा। तो कल जरा ध्यान में रखिएगा, तो लंच अच्छा सा कर लीजिएगा ताकि जरा हिम्मत और हौसला आप में मौजूद हो। तो अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह 2 नमाजों की ब्रेक करेंगे, एक असर की और इंशाल्लाह इशा पढ़ के जाएंगे मगरिब की नमाज की ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। पढ़ लिए पढ़ने सर यही दिन है, बाद में फिर कहाँ पढ़ा जाना। अल्लाह हाफिज। आज नहीं कह रहा, कल से कह रहा हूँ। जी संडे को भी रख लेंगे। अल्लाह हाफिज। संडे को मैं रखता तो वैसे